देखिए, हमें इस व्यवस्था से न्याय की उम्मीद नहीं है, हमें इस सरकार से भी न्याय की उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है अपने संघर्ष से कि देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों के जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उनको हम आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत करेंगे। 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव मना रही है ये सरकार, बीन बजा रही है, और जिनके पास छत नहीं है उनसे कह रही है कि आप अपनी छत पर तिरंगा लगा के कहो, कि गर्व से कहो कि हम आजाद हैं, हम भारतीय हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुदिता, और हम जंतर मंतर पर हैं। बिल्किस बानो के जो आरोपी गुजरात में जिन्हें रिहा कर दिया गया, और उनका स्वागत जो है वो फूलों की मालाओं से हुआ। ये पैटर्न हमने हमेशा देखा है। जो भी व्यक्ति किसी महिला का रेप करके वापस आया है, रिहाई मिली है, तो एक्सट्रीमिस्ट संगठनों ने और इस देश में काबिज सरकार ने उनका स्वागत किया है फूलों की मालाएं डालकर। मुदिता, आप क्या मैसेज देखती हैं कि ये किस तरह का मैसेज देना चाहती है सरकार और ये संगठन की जो है फूलों की मालाओं से उनका स्वागत हो रहा है? आज हमने अपने देश में अभी कुछ दिनों पहले ये जो गुजरात सरकार का जो फैसला देखा है, ये बहुत चीज़ें कहता है। उसके ठीक कुछ 4 दिन पहले हमने ये देखा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने कलाई पर अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ 1-2 चंद औरतों के साथ राखी बंधवाते हुए अपना फोटो वायरल कर रहे थे, हमेशा की तरह। और उसी के कुछ दिन बाद ये फैसला आता है। ये बहुत चीज़ें कहता है। ये सबसे पहले तो ये कहता है कि आज सरकार जो काफ़ी समय तक अपना एक चेहरा बनाती रही कि हम अपराध नहीं टॉलरेट करेंगे, हम अपराधियों को टॉलरेट नहीं करेंगे और उन्हें सज़ा दिलाएंगे, आज सरकार अपनी छवि, खुद उस छवि को भी बदल देना चाहती है। हकीकत बदलने से तो उसको कभी राब्ता रहा ही नहीं, पर अब वो छवि भी बदल देना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि अगर अपराधी डोमिनेंट कास्ट से आता है, डोमिनेंट ग्रुप से आता है, अगर वो अपराधी सरकार के लठैत हैं, तो उन अपराधियों के लिए भयमुक्त माहौल तैयार किया जाएगा। और जो महिला बिल्किस बानो जैसी औरतें, जो इस देश की बहुसंख्यक महिलाएं हैं, जो दलित परिवारों से, गरीब परिवारों से, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं और हर रोज मजबूर होती हैं कि उनके साथ इस तरीके के जघन्य अपराध ना सिर्फ हो, उसकी जमीन तैयार होती रहे, उनके खिलाफ अब सरकार का किसी भी तरीके की चिंता सरकार के अंदर नहीं है। मुदिता, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट की एक महिला जज ने ये कहा था कि जो है मनुस्मृति एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और मनुस्मृति में किस तरह की बातें महिलाओं के लिए कही गई है, हम दोनों ही उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। जब व्यवस्था में ही ऐसे लोग हैं तो आपको न्याय की उम्मीद कैसे हो सकती है? देखिए, हमें इस व्यवस्था से न्याय की उम्मीद नहीं है, हमें इस सरकार से भी न्याय की उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है अपने संघर्ष से। और इसीलिए हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन के लिए मौजूद हुए हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों के जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उनको हम आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ताकि वो जो ज़मीनी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में किसी बिल्किस बानो का इस तरीके से इतनी इन ह्यूमन तरीके से उसका ना सिर्फ गैंगरेप किया जा सकता है, उस पूरी न्याय की प्रक्रिया में आने वाले सालों में उसके साथ बार बार मानसिक तौर पर उसका रेप किया जाता रह रहा है। इस तरीके की परिस्थितियों को हम नहीं तब्दील कर देते तब तक, जब तक हमारे समाज में जो एक गैर बराबरी की सीढ़ी है, उसमें सबसे निचले पायदान पर जो बहुसंख्यक महिलाएं पाई जाती हैं, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ जाते, जब तक किसी मुसलमान परिवार से आने वाली औरत, दलित परिवार से आने वाली औरत मजबूर नहीं होगी कि बिना किसी राइट्स के, बिना न्यूनतम मजदूरी के वो मालिक के घर पे जाकर डोमेस्टिक वर्कर की तरह 14-14 घंटे काम करने को मजबूर नहीं होगी, जहां पर एम्प्लॉयर को सरकार लगातार ये छवि और ये संदेश देती रहेगी कि आप भयमुक्त तरीके से उसके साथ कोई भी क्राइम करिए। यही इसी गवर्नमेंट के समर्थन में इस देश की बहुसंख्यक महिलाएं हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी तबके की महिलाएं हों, वो बड़ी खुश हैं इस गवर्नमेंट से। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इसलिए खुश हैं कि उन्होंने 3 तलाक का ऑर्डर दिया, जो है बिल पास किया, और हिंदू महिलाएं जो कि सांस्कृतिक रूप से जो इंक्लाइंड हैं, वो भी इस सरकार का जो है समर्थन करती हैं। तो आपकी और इन मेजॉरिटी महिलाओं की बातों में जो कॉन्ट्रास्ट मुझे दिखाई देता है। देखिए, पहली बात तो ये हकीकत ही गलत है और इसको मैं कैसे आपको बता दूं। मैं यूपी से हूं और यूपी में अभी चुनाव हुआ था कुछ महीने पहले, तो ये कहा जा रहा है कि सरकार बहुत बहुमत के साथ आई है। वोटिंग डेटा ये बताता है। सुनिए, वोटिंग डेटा ये कहता है कि लगभग 40% वोट बीजेपी को गए हैं। जी, ठीक है। आप एक बात बताइए, जो 60% महिलाओं का, जो 60%, देखिए हमारे देश में वोट
आपने ये तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़े सवाल का विषय है कि बटन कोई भी दबाया हो वोट कहाँ जाता है हमें पता नहीं चलता है। अच्छा, उसके EVM पे सवाल। बावजूद उसके बावजूद 60% लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो साफ तौर पर व्यवस्था परिवर्तन और सरकार परिवर्तन चाहते हैं। तो ये झूठी बातें, सरकार की ही बात अगर हम दोहराएंगे और हम भी यही कहेंगे, हम भी यही राग लापेंगे कि बहुसंख्यक जनता सरकार से खुश है, तो फिर जनता के साथ खड़ा हुआ कौन दिखाई पड़ेगा? आप ये बताइए, 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रही है ये सरकार, बीन बजा रही है, और जिनके पास छत नहीं है उनसे कह रही है कि आप अपनी छत पर तिरंगा लगा के कहो कि गर्व से कहो कि हम आज़ाद हैं, हम भारतीय हैं। आप बात बताइए, बिल्किस बानो के परिवार वाले और वो इंदर मेघवाल जैसे मासूमों के परिवार वाले किस मुंह से कहें कि हम आज़ाद हैं या हम खुश हैं इस सरकार से? तो हकीकत यह है कि बहुसंख्यक महिलाएं नहीं खुश हैं। आप एक बात बताइए, आज दिल्ली की राजधानी के अंदर भी मैं महिला संगठन का हिस्सा होते हुए, एक स्टूडेंट होते हुए, मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो कई घरों में काम करती हैं, 14 घंटे डोमेस्टिक वर्कर की तरह काम करती हैं। और आपको बता दूं, दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करता है और उनके पास कोई राइट्स नहीं है। उनको आए दिन अगर उनका एम्प्लॉयर, जो कि ऐसी परिस्थितियां उनकी हैं कि उनके लिए यौन शोषण की जमीन तैयार होती है उनके वर्क प्लेस पर, आए दिन उनका यौन शोषण करे, तो भी वो कंप्लेन करने तक के लिए उनके पास आज़ादी नहीं, उनके पास अधिकार नहीं है। हालत ये कि अगर वो FIR कराने जाएंगी तो दोबारा उनके साथ गैंगरेप हो जाएगा, दोबारा उनका बलात्कार हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां जो हैं वो बनी हुई नहीं है। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, दिल्ली की जो देश की राजधानी है उसी में पिछले सालों के मुकाबले इस साल जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली जुर्म की वारदातें उनमें कई गुना बढ़ोतरी हमें दिखती है। लेकिन जब हम वोट लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे करते हैं कि हम सब हिंदू हैं, ठीक है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, तो फिर ये सारे इश्यूज एड्रेस कैसे होंगे? कि जब हम वोट ही नहीं करते हैं, जो जनता मांगेगी वही तो उसको मिलेगा। जनता ने आज तक मांगा ही नहीं महिला सुरक्षा। देखिए, जनता महिला सुरक्षा चाहती है। जनता महिला सुरक्षा के लिए केवल महिला सुरक्षा का नारा नहीं देती है, जनता ये नारा भी देती है कि महिलाएं, जो महिलाओं की बड़ी कामगार आबादी, दलित महिलाओं की आबादी किसी और के खेत पर खेत मजदूर की तरह काम करने जाती है, उसको क्यों नहीं न्यूनतम मजदूरी मिलती है? जब तक उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक वो उसके मालिक के खेत पर रेप होने के लिए मजबूर होती रहेगी। तो इन सभी मांगों में जनता ने अपनी मांगों को दर्शाया है और लगातार समय समय पर दर्शाया है। आज जो कुछ भी हमारे पास थोड़े बहुत राइट्स हैं वो जनता के संघर्ष के कारण है, इसलिए नहीं कि कभी सरकार ने अपनी दरिया दिल्ली से हमको दे दिए हैं। तो आज जनता को ये बात समझने की जरूरत है कि इस तरीके के फैसलों से अगर आपकी आंख अभी भी नहीं खुली है तो अपनी आंख को खोल लीजिए प्लीज, क्योंकि आने वाले समय में आप ये सोचते रहेंगे कि पड़ोसी का घर जलेगा और आग आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो हिंदू मुस्लिम गाय गोबर की राजनीति है, भटकावे की राजनीति है, ये केवल और केवल आपको और ज्यादा पिछड़ा और गरीब बनाने के लिए और केवल सरकार के सत्ता बनाए रखने के लिए और 1% से भी कम जो पूंजीपतियों का अमीरों का हिस्सा है, केवल आपदा के समय में भी अवसर खोजकर उनकी दौलत को, उनके संसाधन को, उनकी धन दौलत को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम काम कर रहा है। तो आपको अपने जनता के संघर्षों से जुड़ना पड़ेगा और उन संघर्षों के लिए अपनी जो वाजिब मांगे हैं उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ हमें उठाना पड़ेगा। क्या सत्ता परिवर्तन एक ऑप्शन है कि अगर हम सत्ता परिवर्तन कर देते हैं तो कोई और पार्टी सरकार में आएगी? और इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं उनका कहीं भी शासन है किसी भी राज्य में, उन सभी राज्यों में महिलाओं के साथ ऐसी वारदातें होती रहती हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? जैसे अगर हम कांग्रेस को भी अगर हम केंद्र में ले आएं या किसी भी राज्य में ले आएं, तो हमने कांग्रेस के राज्य में कल परसों ही एक महिला जिन्हें जयपुर में जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो दलित थी और अपना पैसा मांगने गई थी। तो ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, हमारे पास ऑप्शन है। ये लोकतंत्र, हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं और ये लोकतंत्र हमें किसी विरासत में नहीं मिला है। ये लोगों ने लड़कर इसको जिस हद तक भी लोकतंत्र बना पाया है, लोगों ने ही बनाया है। तो आज लोगों को ये ज़रूरत है समझने की कि चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार केजरीवाल की हो, अगर हम जब तक सरकार से सवाल नहीं करेंगे तब तक सरकार तो सिक्योर्ड है ही और जनता इनसिक्योर है। तो जनता की इनसिक्योरिटी, जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए संघर्षों से जुड़ना पड़ेगा। और उसके लिए जब आप वोट कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप एक ऐसी स्वयंभू सरकार को चुन रहे हैं जो उसी जनता की बात उस वोट डालने के दिन कि अगले दिन भी नहीं सुनेगी। वही जनता सड़कों पर मिलेगी कृषि कानून वापस करवाने के लिए, नई शिक्षा नीति वापस करवाने के लिए, महिला विरोधी कानून बिल वापस करवाने के लिए, लेकिन वही जनता जो वोट देकर उस सरकार को बार बार उम्मीद करते हुए कि ये अच्छे दिन लाएगी, तो उस सरकार से उम्मीद करना बंद करिए। आप एक स्वयंभू सरकार लाने की जगह एक ऐसी सरकार
मीनवाइल एक कमज़ोर सरकार लाई, कम से कम जो जनता की बात तो सुने, लेकिन साथ ही साथ आंदोलन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, संघर्ष का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि इस समाज में कभी भी हमें अपने अधिकार मिल जाएं और हमें लड़ना ना पड़े, हमें संघर्ष ना करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा विषयांतर करके पूछना चाहता हूँ कि मैरिटल रेप के बारे में इस देश में बहुत ही कम चर्चा होती है। जितने भी हम जो रेप केसेस जो चर्चित हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा जघन्य होते हैं, उन पर हमने बहुत ज़्यादा बहसें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, लेकिन जो एक शादी के इंस्टीट्यूशन में रहते हुए एक महिला के साथ जो रोज़ाना रेप हो रहा है, उसका कोई सोल्यूशन है क्या? कि अपने पति, उसका खुद का पति जब उसका रेप कर रहा है रोज़ाना, उसका कोई सोल्यूशन है क्या? मैरिज के इंस्टीट्यूशन में ही फ्लॉ है क्या? देखिए, पहले फौरी तौर पर कहा जाए तो देखिए, हमारे देश में उसके लिए नियम कानून होने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे पितृसत्तात्मक, गैर बराबरी पर आधारित, शोषण पर आधारित समाज में रहते हैं, जहाँ पर महिलाओं को सदियों सदियों तक शोषित रखा गया और आज भी उनका शोषण एक हायरार्की के तौर पर, जो महिलाएं ज़्यादा पिछड़ी हैं, जो कि बहुसंख्यक महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, उनके शोषण की जो भयमुक्तता है वो और ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो नियम कानूनों के अलावा जब हम इसके तह में जाकर बात करें कि इसमें वाकई में क्या ज़रूरत है, इसमें वाकई में ये ज़रूरत है कि जो महिलाएँ हैं, बहुसंख्यक महिलाएँ हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की ज़रूरत है। आप एक बात बताइए, एक महिला जिसका या तो बचपन में उसकी शादी कर दी गई है, या वो ऐसी परिस्थितियों से आ रही है कि अपने घर का एक मेंबर कम कर देने के लिए, एक सदस्य पर खर्चा कम कर देने के लिए उसकी शादी कर दी जाती है, और फिर वो फॉरएवर डिपेंडेंट हो जाती है मॉनेटरली अपने हस्बैंड पर, अपने बाप, पहले अपने पिताजी पर, फिर अपने हस्बैंड पर, फिर अपने बच्चों पर। तो जब तक उसकी ये डिपेंडेंस, ये पराधीनता को नहीं खत्म करने की व्यवस्था, ज़मीन तैयार की जाएगी, जब तक उसके आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे पहले तैयारी नहीं की जाएगी, तब तक मैरिटल रेप की जमीन तैयार रहेगी। आप एक बात बताइए, मैरिटल रेप, मैं आपको बताती हूँ, मैं क्योंकि महिलाओं के संघर्षों से, उनके यूनियनों से जुड़ी रही हूँ, जो महिलाएं घरेलू कामगार की तरह काम करती हैं, वो दोहरा शोषण झेलने को मजबूर हैं कि जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम करने जाएंगी वो भी उनका हरासमेंट कर सकता है, वो भी रेप कर सकता है, और जब वापस जाएंगी तो उनका अपना पति भी। तो आप एक बात बताइए, उसकी ज़मीन खत्म करने के लिए आपको उसका आर्थिक सशक्तिकरण करने की जरूरत है। किस तौर पर? आप असंगठित क्षेत्र में बहुसंख्यक महिलाएं इस देश की, आदमी काम करते हैं, उनके लिए राइट्स बनाइए, उनको न्यूनतम मजदूरी, उनको सम्मानजनक मजदूरी, सम्मानजनक रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, बराबर की शिक्षा दीजिए। दलित परिवारों से, गरीब परिवारों से, अल्पसंख्यक परिवार से आने वाली महिलाओं को आप सबसे पहले वरीयता दीजिए कि उनको स्कूल में एडमिशन मिले और उन्हें कॉलेज में बिना किसी कट ऑफ मेरिट के एडमिशन मिले, उन्हें पूरी पढ़ाई मिल पाए और उसके बाद उनको सम्मानजनक रोजगार मिल पाए, ताकि वो पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ पाएं। क्योंकि पराधीनता की बेड़ियां केवल अंग्रेजों के चले जाने के बाद से तो नहीं गईं, 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी आज़ादी बहुसंख्यक महिलाओं तक नहीं पहुंची, और वो तभी पहुंचेगी जब वाकई में उनके जीवन में, उनके जीवन की परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए हम सब एक साथ मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस देश की बहुसंख्यक महिलाओं को ये समझना होगा कि आज जितनी वे सशक्त हैं वो एक महिला की वजह से ही हैं। किसी पुरुष ने उनका साथ नहीं दिया था जब वे हजारों सालों तक सामाजिक और आर्थिक शोषण झेल रही थी। ज्योतिबा फुले एक महिला थी जिन्होंने इस हिंदुस्तान में पहला महिलाओं का विद्यालय शुरू किया। हर बहुसंख्यक, हर अल्पसंख्यक महिला को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर ज्योतिबा फुले उतनी हिम्मत ना दिखाती तो आज वे शिक्षित ना होती, सशक्त ना होती। ज्योतिबा फुले जब अपने स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कचरा फेंक देते थे। अपने बैग में, अपने झोले में वो एक और साड़ी रख के चलती थी कि हम जब स्कूल पहुंचेंगे तो साड़ी बदल के तब बच्चियों को पढ़ाती थी। ये बात का आप ध्यान रखिए और अपने इतिहास के बारे में पढ़िए, जानिए कि किस तरीके से आपको अंधेरे में रखा गया है। हर महिला को अपने अधिकारों का भान होना चाहिए। हर महिला को कम से कम आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही सवाल हम आप तक लाते रहते हैं। जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।